तो हम इस क्वेश्चन में ये समझाना चाहते हैं ना कि देखो, जब भी कोई बार होता है ना, तो इस बार को जब आप एक्चुअली स्ट्रेच करते हैं, मतलब इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो होता क्या है कि इसमें डिफॉर्मेशन आने लगता है। डिफॉर्मेशन आने का क्या मतलब होता है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स पहले अपनी जगह पे थे, अब वो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे नहीं रह जाते। ऑब्वियस सी बात है, जब लंबाई चेंज हो रही है तो इनका प्लेस चेंज हो जाएगा आपस में। तो क्या होता है कि अंदर में जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे रहे थे, स्ट्रेंथ मतलब जो डिफॉर्मेशन से पहले जो स्ट्रेंथ थी उनकी, अब वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाती, अब उनका स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है। इसका ये मतलब है, जरा ई पे ध्यान दो। ई को कहते हैं यंग्स मॉडुलस। एक्चुअली ये होता क्या है, ये जो यंग्स मॉडुलस है ना, ये यंग्स मॉडुलस आपको बताता है कि आपका जो बार है वो एक्सियल डायरेक्शन में कितना रिजिड है। मतलब कि अगर आप इस बार को ऐसे खींचते हैं इस साइड या इस साइड, तो वो कितना ज्यादा रिजिड होगा, तो वो ई वो चीज दर्शाता है। लेकिन जब उसमें डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ई है ना, ये भी बदलता रहेगा। तो बेसिक क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हम लोग मैकेनिकल में, एरोस्पेस में, सिविल में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर, बेसिक जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि एक बार है, इस पे ये लोड लग रहा है, और इस लोड से हम बार को इलोंगेट किए, मतलब उसकी लंबाई को हम चेंज कर दिए, तो वो डेल एल फाइंड करो। तो हम डेल एल फाइंड करते हैं पी एल बाई ए लगा करके, तो वो डेल एल निकल जाता है उससे। लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जैसे ही आपका बार स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, आपकी ई की वैल्यू भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वही मैकेनिकल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार ई की वैल्यू को चेंज करके। क्योंकि देखिए, जब ई की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो डेल एल है ना, जो आप निकाल रहे हैं वो नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा। तो ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो उसको समझते हैं कि कैसे काम करता है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा बार है, अब इस बार पे आप कोई लोड पी लगाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि यहां पे हम, मतलब देखो, ई में जो वेरिएशन होगा पूरे बार में, उस पूरे बार के वेरिएशन को समझने से अच्छा है कि हम इसमें कोई छोटा सा वो ले लें। जैसे यहां पे एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, और हम इस सेक्शन के में ई कैसे चेंज हो रहा है उसको समझ लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि हम यहां से कोई सेक्शन ले लेते हैं, फ्री एंड से ले लो, यहां से कोई सेक्शन ले लेते हैं डीएक्स लेंथ पर। ठीक है, तो यहां पे जो सेक्शन ले रहे हैं उसका हम नाम डाल देते हैं कि हम कोई सेक्शन एक्स एक्स ले रहे हैं, और उस सेक्शन का जो थिकनेस है वो डीएक्स है। सेक्शन बोल दो, हालांकि एक तरीके से स्ट्रिप हुआ ना, तो इसको बोलो तुम ये कोई स्ट्रिप है, इसका थिकनेस डीएक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जब इस पे डेल एल निकालना चाहेंगे इस छोटे से सेक्शन का, तो उसको डेल एल से ना दिखा के डेल से दिखा दो कि हम इस छोटे से सेक्शन का डेल निकालना चाहते हैं। तो अब देखो, इसका ये मतलब हुआ कि इस एक्स एक्स सेक्शन पे लोड कितना लग रहा है, तो भाई वो तो इतना ही लग रहा है, तो इसका मतलब वो लोड पी लग रहा है। किस, कहां पर, हम सिर्फ एक्स एक्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे तुम एक्स एक्स लिख दो कि भैया वो लोड पी लग रहा है। अब उसके बाद तुम जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है, पी एल बाई ए ही होता है। ये पी लोड होता है, ये एल कितना होता है, जिस बार पर आप लेंथ निकाल रहे होते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ डीएक्स पे निकाल रहे हैं ना, तो उसको हम डीएक्स लिख देंगे। अब क्रॉस सेक्शन एरिया तो हर जगह बराबर ही है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब देखो यहां पे एक और चीज है, अगर सच्चाई देखा जाए ना, तो जब आप किसी बार को इलोंगेट कर रहे होते हैं तो उसका लेंथ तो बढ़ रहा होता है, लेकिन सेम टाइम पे एरिया भी उसका घट रहा होता है। तो अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में ई को तो चेंज माना जा रहा है, लेकिन एरिया को चेंज नहीं माना जा रहा, जबकि सच्चाई यह है कि एरिया भी बदलना चाहिए। लेकिन अब जब क्वेश्चन में उस चीज को नहीं बोल रहा है, तो हम एरिया को क्यों क्यों चेंज करें। नहीं तो ई जो है वो लंबाई के साथ चेंज हो रहा है, तो ई जो है वो फंक्शन होगा एक्स का, मतलब लंबाई का। सेम टाइम पे एरिया भी एक्स का फंक्शन होगा। तो अगर आप मान लो फ्यूचर में ईएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आईईएस, मतलब जो भी था पहले, इस तरह के एग्जाम्स में जितने भी पैरामीटर्स लंबाई के साथ चेंज हो रहे हैं, सारे पैरामीटर्स के फंक्शन एक्स के फॉर्म में दिए होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग उतना डीप में नहीं जा रहे। हम लोगों को जो क्वेश्चन में ई की वैल्यू दी हुई थी, वो ई की वैल्यू दी हुई थी कि ई जो है किसी भी सेक्शन एक्स एक्स पर कैसे वेरी कर रहा है, वो 100 ई पावर माइनस एक्स, इस इक्वेशन से ई वेरी कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि अब जो यहां पे हम ई रखेंगे वो ई कांस्टेंट नहीं है, वो ई एक्स का फंक्शन है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। अब इसमें देखो, अब तुम क्या करो कि ये जो P है
ये तो पी कांस्टेंट है क्योंकि लोड तो यही लग रहा है ना, इसको बाहर निकाल दो। और ये जो एरिया है उसका वेरिएशन तो रियल लाइफ में होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में उसका वेरिएशन नहीं दिया गया है, तो एरिया को भी बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे dx बचा हुआ है क्योंकि हम सिर्फ इतने लेंथ को एनालाइज कर रहे हैं कि इतने लेंथ में क्या हो रहा है। अब बात आती है ई की। ई का इक्वेशन दिया हुआ है, इसके इक्वेशन को 100 e पावर x माइनस एक्स यहाँ पे डाल दो। देखो सवाल बहुत ईजी है। अब तुम देखो, जब भी ऐसा दिखे कुछ dx और ये फंक्शन वगैरह कुछ दिखने लगे, इसका सीधा मतलब है कि हमको इंटीग्रेशन करना है। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितने दूर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपका जो बार है ना, वो बार कहां से कहां तक काम कर रहा है, तो वो बार आप मतलब वो जो लेंथ है बार की, वो यहां से शुरू होके वो एक मिनट, यहां से शुरू होकर के यहां तक जा रही है, मतलब 0 से L तक जा रही है। तो ये जो वेरिएशन होगा वो हर जगह पे होगा ना, तो इसीलिए हमको जब इंटीग्रेट करना होगा तो हमको अपना लिमिट बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक का बार आप कंसीडर कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो डेल है ये तो सिर्फ छोटे से dx का है, अब आपको निकालना है कि पूरा डेल कितना होगा पूरे बार का। तो जब आप इस डेल को इस डेल से रिप्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन डालना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से L तक। अब उसके बाद आपका सवाल इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, कुछ नहीं करना है, हम समझाते हैं कैसे करना है। देखिए ई की वैल्यू दी हुई है, आपको डेल एल निकालना है। अब इंटीग्रेशन लगाइए 0 से L, और उसके तुरंत बाद ये p बाई ए हम बाहर ले चुके हैं, dx की वैल्यू यहाँ dx रखिए, 100 e पावर माइनस एक्स रखिए। अब कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन भूल जाता है, तो उनके लिए अगर आप e पावर x को dx के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो आपका आंसर e पावर x ही आता है ना। तो बस इस वाले को ऊपर ले जाइए, तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, और 100 तो कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर निकल जाएगा। बाकी सारा काम हो गया अपने हिसाब से। एक चीज और ध्यान देना है इसमें, ये जो e की वैल्यू है ना, ये गीगा पास्कल में है, तो मतलब हमको सारे यूनिट्स भी ध्यान देने हैं, बस इंटीग्रेशन कर देना है यूनिट्स को ध्यान देने के बाद। बाकी कांस्टेंट नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज बस इतना ही है इसमें कि जब आप p बाई ए लिखते हैं, इसको यूनिट के साथ लिखना है। e का यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, गीगा पास्कल लिया गया है, तो इसको गीगा पास्कल को आपको रिप्लेस करना होगा ताकि सारा यूनिफॉर्म लगे, पास्कल में लगे सबका सबका सब। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? वेरी गुड ध्रुव, बस फिर ठीक है, हो गया क्वेश्चन।